हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज कैपिटल गेन के चैप्टर में हम समझेंगे ट्रांसफर किसको बोलते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ट्रांसफर एक एसेंशियल कंडीशन है कैपिटल गेन चार्जिंग के लिए। ट्रांसफर एक एसेंशियल कंडीशन है कैपिटल गेन चार्जिंग के लिए, जो डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। वहाँ पे एक इंक्लूसिव लिस्ट है जहाँ पर 7 सेवेंस ट्रांजैक्शन के बारे में बात करा गया है, जो बोलता है ये सब इसको हम ट्रांसफर मानेंगे इनकम टैक्स एक्ट में। जिसमें एक एक्सप्लेनेशन 2 भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। हम चलते एक वन बाय वन समझते हैं इसको। पहला बोलता है द सेल एक्सचेंज और रेलिक्विशमेंट ऑफ एसेट्स। अगर किसी भी एसेट्स का अगर हम क्या करते हैं, अगर वो सेल होता है, सेल एक्सचेंज। सेल में हमने किसी 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 कैपिटल एसेट्स को सेल करा और उसके बदले हमें कुछ कंसिडरेशन मिले मॉनेटरी टर्म्स में, उसको हम बोलेंगे सेल। दूसरा बोलता है एक्सचेंज। हमने एक एसेट दी, दूसरी एसेट ली, हो गया एक्सचेंज। अब आता है रेलिक्विशमेंट ऑफ द एसेट। रेलिक्विशमेंट ऑफ एसेट यह बोलता है विड्रॉन। रेलिक्विश मतलब होता है विड्रॉन। हम जो अब रेलिक्विशमेंट किसको बोलेंगे, अब इसको समझते हैं। रेलिक्विशमेंट बोलते, अगर एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज कोई एक फ्लैट बन रहा है, यहाँ पे फ्लैट बनने वाला है, बन नहीं रहा है। यहाँ फ्लैट कोई कोई प्रपोज्ड फ्लैट है, इस पे फ्लैट बनना है। हमने क्या करा, बिल्डर को कुछ पैसे दे दिए एडवांस। बिल्डर को एडवांस टू बिल्डर, ऐसे नहीं लगाएंगे। अब जो इस बिल्डिंग फ्लैट्स में जो हमारा जो राइट्स है, अब राइट्स को क्या करेंगे, हम थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, रेलिक्विश कर देते हैं, विड्रॉन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें तो हमारा तो बिल्डिंग बना नहीं, अब कोई बिल्डिंग तो बन के तैयार नहीं हुआ ना, कोई फ्लैट हुआ तैयार हुआ है। तो अब जो मेरा जो इस बिल्डिंग प्रपोज्ड बिल्डिंग जो है हमारा ए, जिस फ्लैट में मेरा राइट है, जो बना नहीं है, अब उसको क्या करते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग तो है नहीं ना, फ्लैट है। तो अब क्या करेंगे, इस जो प्लॉट है लैंड का जिस पे बिल्डिंग बनना है, उस पे हमारा क्या है, राइट है। राइट क्या है, एक फ्लैट क्या हमें राइट है। अब इस राइट को हम क्या करेंगे, अगर मान ली हमें मन हट गया इस प्रोजेक्ट से, अब इस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, इस फ्लैट को हम, जो हमारा राइट है इस एक फ्लैट में, इस बिल्डिंग पे, हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे किसी थर्ड पार्टी को। इस थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे। बिल्डिंग सुनिए, अब बिल्डिंग बनानी है, प्रपोज्ड है, उस पर एक बनना है, बिल्डिंग बनना है जिसमें हमने एक फ्लैट बुक कर रखा है, जिसपे हमारा राइट है। हमने क्या करा, राइट को ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी को कि भाई अब इस पे जो बिल्डिंग बनेगा, अब उस पर जो मैंने फ्लैट बुक कर रखा है, अब वो तू अब तेरा होगा। तो कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ बिल्डिंग ना है ना फ्लैट है, बस प्रपोज्ड है। हमने कुछ एडवांस दे रखे थे बुक करने के लिए, जिसपे हमारा राइट है। हमने राइट को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी को कुछ कंसिडरेशन में, वो हो गया रेलिक्विशमेंट। ये भी इनकम टैक्स के एक्ट के में ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है। अगर हमने राइट ट्रांसफर करे हैं, जो प्रपोज बिल्डिंग है, उस पर क्या होगा, कैपिटल गेन चार्ज होगा। अब अगर सपोज मान लीजिए मैंने 10 लाख यहाँ पे इसको एडवांस दिए थे, ₹10 लाख हमने एडवांस करे थे बिल्डर को। अब मैंने 12 या 15 लाख में इसको क्या किया, मैंने ट्रांसफर कर दिया, रेलिंक्विश कर दी अपनी राइट को, जो फ्लैट था प्रपोज फ्लैट। तो हमारा कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन पे। 12 लाख पे हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन ट्रांसफर हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब बात आती है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ, दूसरी बात बोलती है, समझ मेरे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट आता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन। अब एक्सटिंग्विशमेंट हम किसको बोलेंगे,
अगर एक्सटिंग्विशमेंट में होता है जो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है कैंसिल करना। कि अगर कोई कोई प्रपोज्ड है, कोई प्रपोज्ड बिल्डिंग है, उस पे मैंने किसी 19th फ्लोर को बुक कर रखा है। अगर बिल्डर ने क्या करा कि बोलता है जी जो गवर्नमेंट से अथॉरिटी नहीं मिली, गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल नहीं मिला, और गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला और बिल्डर क्या करा 17th फ्लोर तक ही इसको बना पाएगा, 17th फ्लोर तक ही अप्रूवल मिला है। तो ना मतलब अब इसको क्या, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बिल्डर क्या करेगा, जो हमसे पैसे लिया है वो वापस करेगा हमें, और वापस करेगा। तो इसमें जो मान 10 साल पहले या 5 साल पहले हमने उसको पैसे दिए थे, अब उसको उससे अधिक अमाउंट हमको मिलेगा। अगर 19th फ्लोर तक बनना नहीं है, उससे मुझे फ्लैट मिलना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। इस कैंसिल को हम बोल सकते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। अब मैंने जो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट जिस बिल्डिंग में करा है वो भी ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है इनकम टैक्स एक्ट में, और उस पर कैपिटल गेन चार्ज होगा उस पर। अब तीसरा आता है कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब कंपल्सरी एक्विजिशन हम कब कब होगा, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। सपोज कोई अभी हाईवे बन रहा है, एक प्रपोज्ड हाईवे बन रहा है, मान लो कोई सड़क है, ये जो बहुत छोटी पतली सड़क है। अब हाईवे बनना है, हाईवे बनना क्या है, 4 लेन का बनना है या 8 लेन का बनना है। तो अब क्या करेगी सरकार, जो आसपास का जो लैंड है उसको एक्वायर करेगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आसपास वाले लैंड को एक्वायर करेगी, और हमें क्या करना है, इसको छोड़ना ही है जमीन को। जो कंपनसेशन हमें मिलेगा, इसके बदले सरकार गवर्नमेंट हमको क्या करेगी, कंपनसेशन दे देगी। जो लैंड में हमारा जो लैंड है यहाँ पर एक्वायर अगर करा है सरकार ने, लैंड अगर हमारी सरकार ने एक्वायर करा है तो इसमें कंपनसेशन देगी। तो कंपलसरी यहाँ पे क्या हो गया, हाईवे बनने के लिए हमारा लैंड एक्वायर हो गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके बदले हमें जो कंपनसेशन मिला है वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ को भी उन्होंने क्या किया हुआ है, एक ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है। अगर इसके बदले हमें कोई कंपनसेशन मिलता है, कंपलसरी एक्विजिशन पे गवर्नमेंट के द्वारा हमें कोई कंपनसेशन मिलता है कोई कैपिटल एसेट्स एक्वायर करने पे, तो उस पर वो भी कैपिटल गेन के दायरे में आता है, और उस ट्रांजैक्शन पर भी, कंपलसरी एक्विजिशन पर भी हमें कैपिटल गेन चार्ज करना पड़ेगा। अब बात आती है ओनर्स, अब चौथी बात आती है जहां पर क्या करा, किसी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर किया गया, कन्वर्ट किया गया। कोई द ओनर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज ट्रीटेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस carried on by him. Such conversion or treatment is treated as transfer. एक बिल्डर है जो उसके पास और कोई प्लॉट हैं जो उसको इन्वेस्टमेंट में दिखा रखा है, इसको। अब इसको क्या करता है, इसको स्टॉक इन ट्रेड में इस कन्वर्ट कर देता है, स्टॉक इन ट्रेड में इस प्लॉट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है।
अब सच कन्वर्जन ऑफ कैपिटल asset into stock in trade is a transfer as per section 2 subsection section 47 of इनकम टैक्स एक्ट। अब इस कन्वर्जन पे भी हमें क्या होगा, कैपिटल गेन हमें चार्ज होगा और उस पर हमें कैपिटल गेन देना उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। इस ट्रांजैक्शन पर भी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड हमने कहाँ दिखाया होगा इसको, स्टॉक इन ट्रेड कहाँ होगा, हमारा बिजनेस में होगा। जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हमने क्या दिखा रखा होगा, स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखा होगा। तो एक कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन जो है, इस कन्वर्जन पे हमें कैपिटल गेन चार्ज होगा और टैक्स देना पड़ेगा। आई होप ये भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब पांचवा आता है मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जब जीरो कूपन बॉन्ड अगर मैच्योर होता है, जीरो कूपन बॉन्ड अगर मैच्योर होता है या उसको हम रिडम्पशन करते हैं, वो भी हमारा कैपिटल गेन के कैपिटल वो भी ट्रांसफर के डिफिनेशन में फॉल होता है और उस पर भी उस रिडम्पशन या मैच्योरिटी पे भी हमें कैपिटल गेन चार्ज होगा। वो भी ट्रांसफर है जिसपे हमें कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब छठा आता है पोसेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी in consideration of part performance of a contract referred to in section 53A of Transfer of Property Act 1882। अब हमें इस छठे ट्रांजैक्शन के बारे में हमें इस इनकम टैक्स एक्ट ने क्या करा है, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को रेफर करा है यहां पर। अब इसमें अब समझेंगे ये क्या है, इस ट्रांजैक्शन इसमें क्या बोलता है, सेक्शन 53A में क्या बोलता है। सेक्शन 53A में ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोलता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोलता है कि हमने किसी असेट के लिए हमने फुल कंसिडरेशन पे कर दिया, कंसिडरेशन पे कर दिया है और इसके बदले ओनर ऑफ द दैट प्रॉपर्टी जो हम परचेज कर रहे हैं उसने क्या करा है, उसका पोसेशन हमें दे दिया है। उस प्रॉपर्टी को हमने उस प्रॉपर्टी का हमें पोसेशन दे दिया है और वो अभी हमारे कैप्चर में है। कैप्चर मीन्स लीगल सेंस में कैप्चर में है कि हमने कंसिडरेशन दिया और उस प्रॉपर्टी को हमने पोसेस कर लिया। तो इसमें क्या हुआ, पार्ट परफॉर्मेंस क्या हुआ कि अगर कोई प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। प्रॉपर्टी मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, उसका हमने क्या करा, हमने कंसिडरेशन पे कर दी और उस पर हमारा राइट मिल गया कि हम यूज कर सकते हैं, राइट टू एंजॉय। हमें राइट टू एंजॉय मिल गया और अब इसका रजिस्ट्रेशन, इस प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो पार्ट परफॉर्मेंस है। अगर इनकम टैक्स एक्ट में इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमने कंसिडरेशन पेड करा है और उसका पोसेशन जो ओनर है उसका हमें दे दिया है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्ट्री नहीं हुआ है, तब पर भी वो कहाँ क्या माना जाएगा, ट्रांसफर, और उसपे क्या होगा, कैपिटल गेन चार्ज होगा। रजिस्ट्रेशन
इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने परचेज करा है और उस पर कंसिडरेशन पे कर दिया और पोसेशन ट्रांसफर हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है कैपिटल गेन के लिए। रजिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है कैपिटल गेन के लिए, और वो ट्रांसफर के डिफरेंस में फॉल होगा और उस पर कैपिटल गेन चार्ज होगा। अगर आप लोग कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक वन बाय वन क्लियर कर दूँ, समझेंगे बात को। फिर अब सातवां आता है transactions which have the effect of transferring or enabling the enjoyment of a immovable property। भाई इसमें भी क्या बोल रहा है, ट्रांजेक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनएबलिंग इंजॉयमेंट। अभी इंजॉय क्या करेंगे यहाँ पे, इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसकी बात समझते हैं। अब कोई सोसाइटी है, जहां क्या है, ये बिल्डिंग्स हैं, एक नहीं बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। उस पे हमने क्या करा, एक मेरा वहां फ्लैट है, यहाँ पर मेरा फ्लैट है। सबसे बड़ी बात यहाँ इस सेक्शन में जो ट्रांजेक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, और ऊपर वाले में भी पोसेशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस वाले में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। अब इसको समझेंगे। इस जो बिल्डिंग सोसाइटी है, वहाँ बिल्डिंग है, उसमें मेरा एक फ्लैट है, हमने फ्लैट बुक करवाया, उस पर हमने जो कंसिडरेशन था पे कर दिया और इसका पोसेशन हमें मिल गया, इस फ्लैट का पोसेशन मिल गया। अब इसका रजिस्ट्री, अब इस फ्लैट का क्या होना था, रजिस्ट्री होना है। इस फ्लैट का क्या होना है, रजिस्ट्री होना है। यहाँ से इस फ्लैट का रजिस्ट्री नहीं होता है, और क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसमें हम मेंबर बन जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बदले जो रजिस्ट्री होनी है फ्लैट की, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, और इस फ्लैट का जो हमने कंसिडरेशन पे करा है उसके एवज में हम क्या होता है, सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। या इन्होंने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है सोसाइटी में ही, और उसमें हमें क्या कर देता है, उसमें हमें कुछ शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। शेयर्स किस लिए अलॉट होते हैं कि हमने जो कंसिडरेशन पे करा है इस फ्लैट्स के लिए, इसके बदले हमें क्या हो गया, रजिस्ट्री के बदले हमें क्या हो गया, शेयर्स अलॉट हो गए। ये भी मतलब यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हुआ, और उसमें क्या किया, जो हमने रजिस्ट्री सोसाइटी के मेंबर होने के बाद या शेयर जिस कंपनी उन्होंने क्रिएट करा है, इनकॉर्पोरेट करा है, उसमें शेयर होल्डर को होने के बाद हम क्या, उस प्रॉपर्टी को हम यूज कर पाएंगे। इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस हम यूज कर पाएंगे इस सोसाइटी के मेंबर बनने के बाद, या रिस्पेक्टिव उस पे कंपनी में हमें शेयर अलॉटमेंट होने के बाद हम क्या कर पाएंगे, इसका प्रॉपर्टी को यूज कर पाएंगे। रजिस्ट्री इस फ्लैट का भी रजिस्ट्री नहीं हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में भी एक क्या है, ट्रांसफर है, और एक ट्रांसफर क्या आ जाएगा, ये भी कैपिटल गेन है। इस ट्रांसफर पे भी कैपिटल गेन चार्ज होगा। अब वोडाफोन के केस के बारे में काफी चर्चित केस का पीछे डिस्कशन हो रहा था। वोडाफोन उसमें कुछ इश्यूज थे। वहां पे उस वोडाफोन के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद एक्सप्लेनेशन 2 को इंसर्ट किया गया इनकम टैक्स एक्ट में। एक्सप्लेनेशन 2 कहाँ इंसर्ट किया गया, सेक्शन 240 सबसेक्शन 47 में। वो बोलता है, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है यहाँ पर कि
Section 2, subsection 47 provides an inclusive definition of transfer in relation to a capital asset. Explanation 2 section 247 clarify that transfer includes and shall be deemed to have always included. क्या ट्रांसफर में क्या इंक्लूड होगा और उसको क्या डीम्ड होगा कि ऑलवेज इंक्लूड है? डिस्पोजिंग ऑफ और पार्टिंग विथ एन एसेट और एन एनी इंटरेस्ट देयर इन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, absolutely, conditionally, voluntarily, involuntarily, creating any interest in any manner whatsoever. कोई भी उस एसेट पे हमने कोई इंटरेस्ट किया है, एनी मैनर, किसी भी तरह से किया है, बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट वेदर इंटर्ड इनटू इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और अदरवाइज एक्सप्लेन। अब आगे मैंने इसको एक नोट दे दिया था, एक्सप्लेनेशन 2 वाज इंसर्टेड टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वोडाफोन। अब देखिए यहाँ पे मोटा मोटा पढ़े इस एक्सप्लेनेशन को, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है। अब जो यहाँ पर डिस्पोजिंग ऑफ और पार्टिंग विथ एन एसेट और एनी इंटरेस्ट देयर इन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एब्सोल्युटली, conditionally, voluntarily, involuntarily, by way of an agreement whether entered into India or outside India or otherwise, इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज मान लेते हैं कोई कंपनी, एक जापानीज कंपनी है जे, उसकी एक 100% सब्सिडरी कंपनी है बी जो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश वाली जो बी कंपनी है उसकी एक 100% सब्सिडरी कंपनी है इंडिया में आई। ये हो गया जापान, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया हमारा इंडिया। ये क्या है? 100% सब्सिडरी है। ये भी किसकी क्या है? 100% सब्सिडरी है। 100% सब्सिडरी है। जे 100% क्या करती है? 100 जे की 100% सब्सिडरी कंपनी बी है जो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की कंपनी बी 100% शेयर एक्वायर करती है इंडियन कंपनी आई की, और वह 100% सब्सिडरी कंपनी है किसकी? आई। 100% सब्सिडरी कंपनी किसकी है? कंपनी बी की जो बांग्लादेश में है, कंपनी आई इंडिया में है। अब बांग्लादेश की जो कंपनी है, कंपनी बी, बांग्लादेश की कंपनी जो कंपनी बी है, ये क्या करती है? इसकी ये 100% शेयर इंडियन कंपनी की, कंपनी आई की, इंडियन कंपनी आई जो है आई की 100% शेयर को कहां ट्रांसफर करती है? कंपनी जे में। कोई इनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कंपनी जे और बी में कि इनका जो 100% शेयर जो एक्वायर कर रहा है क्या इंडियन कंपनी आई में, वो ट्रांसफर कहां कर दिया? कंपनी बी कंपनी कहां कर दिया? ट्रांसफर कर दिया जे कंपनी में। अब हम समझेंगे अब इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू, डिस्पोजिंग ऑफ or parting with an asset or any interest therein directly or indirectly, absolutely or conditionally, voluntarily or involuntarily, by way of an agreement whether entered into in India or outside India or otherwise। अब कुछ चीजें साफ होने लगी। हमने ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? एक एग्रीमेंट के द्वारा हुआ है, और ट्रांजैक्शन क्या उसमें हमारा क्या हुआ? इंडियन कंपनी की जो 100% सब्सिडरी कंपनी थी कंपनी बी बांग्लादेश की, उस पे 100 इंटरेस्ट था किसका? इंडियन कंपनी का। अब इंटरेस्ट ये ट्रांसफर होके कहाँ चले गया? बांग्लादेश से जापान चले गया। बांग्लादेश इंडियन कंपनी का इंटरेस्ट जो बी में था, कंपनी बी में था, वो ट्रांसफर होके कहाँ चले गया? जापान चले गया।
और ट्रांसफर एक कहाँ पर, ट्रांसफर कहाँ हुआ, जापानीज कंपनी और बांग्लादेश की कंपनी। जापानीज कंपनी कहाँ पे है, जापान में, बांग्लादेश की कंपनी बी बांग्लादेश में है। यह इंटरेस्ट ट्रांसफर कहाँ हुआ है, आउटसाइड इंडिया हुआ है। इंटरेस्ट ट्रांसफर किया किसका हुआ है, इंडियन कंपनी का हुआ है। कहा कोई डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है, कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ट्रांसफर का एग्जांपल ही नहीं लिया, यहाँ इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है इंटरेस्ट का। जो ट्रांजेक्शन हुआ है कंपनी बी और कंपनी जे में हुआ है, बस इंटरेस्ट किसका इनडायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है, कंपनी आई का। ये ट्रांजेक्शन जो है, ये भी जो जो इंडियन कंपनी का इंटरेस्ट बी में जो 100% ट्रांसफर शेयर जो ट्रांसफर हुआ जापानीज कंपनी को कंपनी बी के द्वारा, ये भी कहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी ट्रांसफर है, ट्रांसफर है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इस पे क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन चार्ज होगा इस ट्रांजेक्शन पे। बहुत चीजें बहुत हद तक एक ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया होगा, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एब्सोल्युटली, कंडीशनली, वॉलंटरली, इनवॉलंटरली, बाय वे ऑफ एनी एग्रीमेंट वेदर इंटर इनटू इंडिया और आउटसाइड इंडिया और अदरवाइज। अब ये बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई हमने कोई इंडियन कंपनी ने डायरेक्ट कोई ट्रांसफर नहीं करा है, और सारा ट्रांजेक्शन ट्रांसफर जो है इनडायरेक्टली कंपनी बी के द्वारा कंपनी जे को हुआ है, जिसमें इंडियन कंपनी का इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, वो भी कैपिटल गेन के दायरे में आ जाएगा। ये ट्रांजेक्शन कैपिटल गेन के दायरे में आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये बातें समझ मतलब क्लियर हो चुकी होंगी ट्रांसफर वाली। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग को मैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं आगे अगर जहां पॉसिबल हो सके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब आता है टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, जो पिछले चैप्टर मैंने पढ़ा था, कैपिटल गेन, इनकम टैक्स चार्जेबल टू इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन चार्जेबल टू इनकम टैक्स। हमने इस पे क्या पढ़ा था कि कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स चार्ज होने के लिए कंडीशंस थी, कुछ मैंडेटरी कंडीशंस थे, जो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 में हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था। उस पर आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने क्या डिस्कस करा था। अब ब्रीफ के लिए बोलता हूँ, उसकी कंडीशन क्या था, कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, कैपिटल एसेट्स मैंडेटरी था वहां पर। अब था वहां उसका ट्रांसफर होना जरूरी है, किसका, उस कैपिटल एसेट्स का, इस कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर होना मैंडेटरी है, और उस पर प्रॉफिट और गेन होना, प्रॉफिट और गेन्स होगा। ये तीनों कंडीशन, कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, उस कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए, उस ट्रांसफर पर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट और गेन होना चाहिए। तो ये कैपिटल गेन के दायरे में आ जाता है, और उस पर हमें टैक्स कहाँ देना होगा, अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब जो हम लोग आईपीसी में पढ़े थे कि यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल गेन दो तरह की होती है, या कैपिटल एसेट्स दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स पे क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और लॉन्ग टर्म एसेट्स पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म एसेट्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हम किसको बोलेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हम किसको बोलेंगे।
इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को उन्होंने डिफाइन करा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A में। इस सेक्शन यहाँ उन्होंने डिफाइन क्या करा है, एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट्स हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ, फॉर नॉट मोर देन, इसको मैं यहाँ पे गोला लगा देता हूँ, फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। मतलब इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, हम इसको लेस देन 36 मंथ्स हम इसको हेल्ड कर रहे होंगे, इसको हमने क्या करा होगा, ट्रांसफर से पहले हम 36 महीने तक इसको हमने रखा होगा, 36 महीने या सॉरी 36 महीने से कम, 36 महीने से कम हमने इसको अपने पास रखा होगा। कब से, ट्रांसफर जब से हमने एक्वायर करा है, एक्वायर करने के और एक्वायर करने के 36 महीने के अंदर अंदर हमने इसको क्या करा, सेल कर दिया। एक्वायर करने के 36 महीने के अंदर हमने इसको सेल कर दिया। अब 36 महीने मंथ्स की बात करता है यहाँ पर, मंथ्स। अब यहाँ पर मंथ्स जो है हम क्या करेंगे, मंथ्स जो होगा हमारा ये हमेशा क्या कैसे काउंट होगा, कैलेंडर मंथ लेंगे यहां पर हम। ये मंथ जो होगा हमारा क्या होगा, कैलेंडर मंथ होगा मेरा, ना कि जो कैलेंडर, ना कि जो मतलब जो नॉर्मल होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस टाइप से नहीं, फाइनेंशियल मंथ नहीं, कैलेंडर मंथ लेंगे। कैलेंडर मंथ मतलब जब हमने एसेट्स एक्वायर करा है, एसेट्स मान लो आज डेट है 26 अक्टूबर है आज, 26 अक्टूबर है आज, 26 अक्टूबर। अगर इस एसेट्स को हमने 25 अक्टूबर को 25 नवंबर को ट्रांसफर कर दिया तो पूरे 30 महीने पूरे हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक महीना का 1 मंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 मंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या लेना, क्या ध्यान रखना है कि कैलेंडर मंथ यहाँ पे हो जाएगा हमेशा, कैलेंडर मंथ पे काउंट करेंगे कैपिटल गेन को। अब इसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में जो डिफाइंड है वहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस किस लिए हैं कि कुछ जगह जो एसेट्स हमने 12 महीने या उससे कम रखे हैं वो भी माने जाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। कुछ एसेट्स हमने 24 महीने या उससे कम रखे हैं वहां भी माने जाते हैं वो कैपिटल एसेट्स। अगर जहां 12 महीने वाला कंडीशन है, अगर उसमें अगर 12 महीने से अधिक पीरियड पे 12 महीने के बाद अगर हम सेल करते हैं तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। 24 वाले के केस में अगर हम 24 महीने से बाद 24 महीने के बाद अगर सेल करते हैं तो वहां पर वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। अब 2 एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2। अब समझेंगे 12 महीने 24 वाले महीने में क्या होता है। तो यहाँ ओवरऑल 36 महीने की बात कर दी, 36 महीने से जो कम है कैपिटल एसेट्स है। बस उन्होंने आगे क्या करा, फर्दर इसको एक्सटेंड करके 12 महीने और 24 महीने वाली कंडीशन डाल दी कि 12 महीने से कम अगर हमने इसको एसेट्स को रखा है, इस कैपिटल एसेट्स को रखा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, और 24 महीने से कम पे रखा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। तो अब आते हैं 12 महीने वाले पे, सिक्योरिटी other than unit listed in recognized stock exchange in India। सिक्योरिटीज क्या है, जो सिक्योरिटीज एक्ट में पढ़ लेंगे। सिक्योरिटीज क्या है, अदर देन यूनिट की बात करता है यहाँ पर, अदर देन यूनिट की बात करता है। जो कहाँ है, रिकॉग्नाइज स्टॉक ऑफ लिस्टेड कहाँ है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, भारत में वो रजिस्टर्ड है, भारत में वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सिक्योरिटीज में क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट को अलग कर दिया, इसमें शेयर्स आ जाएंगे,
शेयर्स आ जाएंगे। एक बार ना इसका लिस्ट लंबा है, सिक्योरिटीज में क्या क्या फॉलो करता है, हम किसी नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे कि क्या क्या आता है ये सिक्योरिटीज में क्या क्या फॉलो होता है। इसमें इसमें क्या करा है, यूनिट्स को उन्होंने अलग कर दिया। दूसरा बोलता है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड। अगर ये तीनों यूनिट सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक्स इन इंडिया, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड और यूनिट ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड, इन तीनों के केस में अगर इस एसेट्स को हमने 12 महीने से कम अपने पास एक्वायर करने के 12 महीने के कम अपने पास रखा है, 12 महीने से कम पे हमने अपने पास रखा है, जब इसका ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इफ हेल्ड फॉर लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स। अगर इन एसेट्स को अगर हम 12 महीने हेल्ड, अगर 12 महीने के बाद सेल करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। अब दूसरा एक्सेप्शन आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इफ हेल्ड फॉर लेस देन 24 मंथ्स। अब इसमें 24 महीने वाले में क्या होता है, अनलिस्टेड शेयर, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर्स होती हैं, जो अनलिस्टेड होती हैं, जो लिस्टेड नहीं होती हैं, वो क्या हो जाएगी, उस केस में अगर उस एसेट्स को हमने 12 महीने से कम पे हेल्ड कर रखा है, 24 महीने से कम पे हेल्ड कर रखा है, तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ को भी हमने क्या करा है, 24 महीने से कम पे रखा है तो हमारा शॉर्ट टर्म होगा, 24 महीने से कम पे रखा है तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। और 24 महीने के बाद अगर लैंड एंड बिल्डिंग हमने अगर सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हो तो हमें क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स हो जाएगा। अब बाकी अदर एसेट्स जो 36 महीने वाला जो था, ये एक्सेप्शन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इफ हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इफ हेल्ड फॉर 36 मंथ्स, यूनिट्स और डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स, अदर कैपिटल एसेट्स, मतलब इन दोनों को छोड़ के सॉरी इस 12 महीने और 12 महीने में जो 3 एसेट्स दिए हुए हैं और 24 महीने वाले में जो 2 एसेट्स दिए हुए हैं, इनको छोड़ के बाकी क्या है, 36 महीने हम वहां पे कंसीडर करेंगे फॉर द नेचर ऑफ द कैपिटल गेन एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 36 महीने अगर से कम रखा है, अगर इन एसेट्स को हमने क्या करा, 36 महीने से कम पे रखा है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। अगर इन एसेट्स को हम 36 महीने से अधिक रख रहे हैं के बाद ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स की बात। अब इनकम टैक्स एक्ट में क्या करा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को ही डिफाइन करा है, लॉन्ग टर्म एसेट कैपिटल एसेट्स को यहाँ पर डिफाइन नहीं करा। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 49A में वहां लॉन्ग टर्म एसेट किसको की डिफाइन तो करा है, वहां भी ये बोला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस अ कैपिटल एसेट्स व्हिच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। हल्ले क्या कर दिया यहाँ पर, यहाँ बोल रहा है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जो है वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं है वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, बस यही डिफाइन करा है। तो मेनली डिफाइन क्या किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को, तो ये ऑब्वियस है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने नीचे इसको एक्सप्लेन करा है 1 by 1।